ये क्या सुलेखा, आज भी खाने में नमक ज्यादा कर दिया, कभी कम कर देती हो। सच है तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। और ये क्या, कितनी बार कहा है जब मैं खाना खाने बैठूं तब रोटी सेका करो, ठंडी रोटी दे देती हो। अमूनन ये ताने देखा जाए तो ज्यादातर सास के अपनी बहू के लिए होते हैं, पर सुलेखा की जिंदगी में रितेश ही सास बन गया था। पति के सुख से ज्यादा सास रूपी तानों से सुलेखा का दिल हर रोज छलनी होता था। जब शादी की बात चल रही थी तो रितेश के आए रिश्ते में सब यही कहते थे कि सुलेखा अच्छे से अपना जीवन जी पाएगी, सास नहीं है वहाँ तेरा ही राज होगा, जो तू चाहेगी वही होगा। पर मेरा दिल घबराता था, वहाँ कोई महिला नहीं थी, एक रितेश और उसके पापा, और मेरा घर तो लोगों से भरा पड़ा था। हर सुख दुख के साथी थे यहाँ, कोई भाभी के रूप में, कोई चाची के रूप में, माँ दादी छोटी बहनें सब थे। जिंदगी खुशहाल थी, कभी तन्हा जीवन जिया नहीं, इसलिए घबराहट होती थी कि कभी जरूरत पड़ी तो मैं किसे अपना दुखड़ा बताऊंगी। बीती यादों से निकलकर हकीकत से रूबरू हुई। रितेश पता नहीं शुरू से ही छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी करते थे। उन्हें लगता था कि कोई नौकरानी आ रही है जिस पर वो सिर्फ हुक्म चलाए। रात को अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पत्नी जैसा प्यार देते और दिन भर तानों की बरसात। कभी कभी तो हाथ भी उड़ जाता था, पर वो मेरे गालों तक पहुंच नहीं पाता था। अंदर ही अंदर घुट रही थी, बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। जानी अनजानी ख्वाहिशों के बलि अब चढ़ना मंजूर नहीं था, पर क्या करती ये भी समझ के बाहर था। घर का एक सामान भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। दो बोल प्यार के तो दूर, कुछ पूछो तो सही जवाब भी नहीं देते थे। ये रोज की बात थी, पर इस जिंदगी की सुलेखा ने परिकल्पना भी नहीं की थी। वक्त बीतते बीतते वो वक्त भी आया जब वो माँ बनने की दहलीज पर कदम रखी, पर खुशी के बजाय वो परेशान हो गई। ऐसे माहौल में सुलेखा अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी। रात को जैसे ही रितेश आया, रोज की तरह दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? सारा दिन टीवी देखती रहती है। खून का घुट पीकर सुलेखा ने अनसुना कर दिया। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? सुलेखा कभी कभी यही सोचती थी। खाना खाने के बाद सुलेखा ने बहुत हिम्मत कर आज रितेश को हकीकत से अवगत कराना मुनासिब समझा। रितेश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब रात को तो चैन लेने दो, इतना थका हुआ हूँ मैं, और तुम पंचायत करना चाहती हो। आपको और मुझे सारी उम्र चैन मिल सके, इसलिए आज मैं ये बात करना चाहती हूँ। मैं अब और आपके साथ नहीं रह सकती। शायद मैं आपकी इच्छाओं पर खरी नहीं उतर पाई, और अब जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो शायद ये निर्णय सही भी लगता है। आज तक मैं खुद के लिए तो खड़ी नहीं हो पाई, पर मेरे बच्चे को मैं इस माहौल में नहीं लाना चाहती जहाँ उसका पिता उसकी माँ को महज एक नौकरानी के सिवा कुछ नहीं समझता। जहाँ उसकी माँ की भावनाओं की कद्र नहीं, वहाँ उसकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? ये सुन रितेश के हाथों से फाइल छूट गई। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझसे छुपाई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खुद को समझती क्या हो तुम? इसी वजह से मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी आपके इस व्यवहार से पीड़ित हो। तुम्हें क्या लगता है कि अकेले तुम बच्चे को पाल लोगे? तुम अबला हो, ये याद रखना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। और मेरे बच्चे के लिए आज नहीं तो कल तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है रितेश, और दोस्त तुम्हारा नहीं, क्योंकि इतने वक्त से मैंने ही तुम्हारी इस गलत फहमी को बढ़ने दिया। काश जब पहली बार तुमने मुझसे बदसलूकी की, उसी वक्त मुझे ये कदम उठाना चाहिए था। और ये भी तुम्हारी गलत फहमी है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, औरत हूँ पर अबला नहीं। और चुप रहूँ क्योंकि तुम कहीं खुद की इज्जत करना भी नहीं छोड़ दो। और सवेरा होते ही सुलेखा घर छोड़कर चली गई। ये शायद सुलेखा के लिए आज़ादी की सुबह थी, पर रितेश की मुश्किलें इसी सवेरे से शुरू होने वाली थी। सुलेखा, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं लाई? इतनी आवाज़ें लगाने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो रितेश ने बाहर आकर देखा। सभी जगह देखा पर कोई नहीं था। सामने बाबूजी थे। आपने सुलेखा को देखा है क्या? कहाँ है? क्या सुबह सुबह बाजार निकल गई? नहीं बेटा, वो तेरा पिंजरा तोड़कर उड़ गई। काश तूने उसकी कद्र की होती
तो आज वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। अच्छा, तो इतना घमंड कि घर छोड़कर चली गई। जाने तो बाबूजी, वो क्या समझती है, ये घर उसके बिना चलेगा नहीं। बेटा, घर तो उसके आने के बाद ही बसा था। तेरी माँ के चले जाने के बाद ये घर बेजान मकान बन गया था। फिर से घर सुलेखा ने बनाया था। तुझे ममता की छाँव मिलती तो तू इतना कठोर हृदय का नहीं होता, एक औरत की भावनाओं की कद्र करता। पर तेरी माँ तुझे बचपन में छोड़कर चली गई और मैं रुपए कमाने में व्यस्त हो गया, जिसका नतीजा आज ये निकला कि तूने खुद अपनी गृहस्थी पर ग्रहण लगा दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी कि उसे तेरी ज़रूरत है। एक मर्द कितना भी आगे निकल जाए, पर एक मोड़ पर उसे एक औरत ही पूरा करती है, जो माँ बनकर उसे जन्म देती है, लालन पालन करती है, बहन बनकर उसे दोस्त की तरह मदद करती है और एक पत्नी बनकर उसके अधूरे सपने जीवन को पूरा करती है और एक बेटी बनकर उसके बचपन को फिर से जीवित करती है। काश तू ये बात वक्त रहते समझ जाता। आज ये सब सुनकर रितेश की आंखों में नमी तो दिखाई दी, पर शायद अहम मुझसे ज़्यादा बड़ा था। आप चिंता मत करो बाबूजी, मैं सब कर लूँगा। उधर देखा, ऑफिस के लिए देर हो रही है और सुबह की चाय जो बिस्तर पर ही मिल जाया करती थी, वो अभी पतीली का इंतजार कर रही थी। रितेश ने कदम रसोई की तरफ बढ़ाए, पर जब ये से सुलेखा आई थी, इस और के हिस्से पे नज़र भी नहीं पड़ी थी। इतने वक्त के बाद फिर से वही जिंदगी जीना जैसे भूल गए थे। जैसे तैसे चाय बनी, एक प्याला बाबूजी के लिए और एक खुद के लिए। आज चाय की चुस्की में वो मज़ा नहीं था, पर अभी भी आहम का तड़का हर बेस्वाद चीज़ में स्वाद का अनुभव करा रहा था। देखा, घड़ी में 9 बज गए थे। अब तक तो नाश्ता टेबल पर और टिफ़िन तैयार होता था, पर आज तो लग रहा था श्री गणेश होने में वक्त लग जाएगा। रितेश ने फ़ोन उठाया और ऑफिस में देरी से आने को कहा। तभी बाबूजी के पास सुलेखा का फ़ोन आया। सुलेखा बेटा, क्यों चली गई तुम ऐसे घर छोड़कर? रितेश के कान वहीं पर थे। बेटा, सब अस्त व्यस्त हो गया है, मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, पर अब मैं उस घर में रितेश के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैंने ये बताने को फ़ोन किया है कि आपकी दवाइयाँ बस आज की है। रितेश को कह देना कि ले आए, वक्त पर अपनी दवाइयाँ लेना। मैंने फिर से कमला बाई से बात की थी, वो आज तो देरी से आएगी, पर कल से वक्त पर आ जाएगी। खाना और घर का सारा काम वो कर देगी। रितेश से कह देना कि वक्त पर उसका पेमेंट कर दे। अच्छा, प्रणाम बाबूजी, फ़ोन रखती हूँ। रितेश का दिल धक धक कर रहा था, जैसे दिल को तो कमी महसूस हो रही हो, पर जुबान अभी भी अहम के ताले से बंद थी। उसे लगा पिताजी फिर कुछ कहेंगे, बस इतना बोले कि मेरी दवाइयाँ ले आना और चले गए। आज रितेश बिना कुछ खाए ही ऑफिस निकल गया। पूरा दिन ऑफिस में बस सुलेखा के बारे में ही सोच रहा था, पर अभी भी बस गुस्सा ही उसके दिल दिमाग में दीमक बनकर जम चुका था। तभी घर से फ़ोन आया। साहब जी, मैं कमला बाई बोल रही हूँ। आपके बाबूजी बाथरूम से गिर गए, सर में खून आ रहा है, मैं दवा खाने लेने जा रही हूँ, आप आ जाओ। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक सुलेखा बाबूजी का पूरा ध्यान रखती थी। हाँ, सुबह सुबह नहा कर आया था तो बाथरूम साफ करना भूल गया था। रोज़ तो सुलेखा कर देती थी, तो याद नहीं आया। रितेश ने तुरंत अस्पताल की तरफ रुख किया। एक बार फ़ोन भी उठाया सुलेखा को बताने के लिए, पर डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ा सा सर में लगने से खून निकल गया, दवाई लगा दी है, पर बाबूजी इस उम्र में थोड़ा ख्याल रखे, हड्डी टूटी तो जुड़ेगी नहीं। रितेश बस जी डॉक्टर कर रहा था, पर बाबूजी ने एक शब्द नहीं बोला, जैसे उनकी खामोशी रितेश को कचोट रही हो। आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। हाँ बेटा, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लिया हूँ, आपका ध्यान रखूँगा। कब तक छुट्टी लेगा? बहू ने इंतजाम कर दिया, ये कमला बाई है ना, ये ध्यान रख लेगी, तू ऑफिस जा। रितेश ऑफिस चला गया, पर ध्यान तो घर पर ही टिका था। इतने में उसके ऑफिस में साथ काम करने वाला राहुल आया। रितेश, मैं 15 दिन की छुट्टी पे हूँ। 15 दिन? ऐसा क्या हुआ है? ले मिठाई खा, मुझे बेटा हुआ है। अब नीता को मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं उसके लिए छुट्टी ले रहा हूँ। कुछ दिन पत्नी के नाम, वो इतना कुछ करती है हमारे लिए, तो इतना तो बनता है ना बॉस। रितेश याद कर रहा था कि शायद ही उसने कभी सुलेखा के लिए छुट्टी ली हो। घर आया तो देखा कि सुलेखा के माता पिता आए हुए थे।
रितेश के पिताजी का हाल चाल पूछने। रितेश न जाने क्यों उनसे खुद की नज़रें नहीं मिला पा रहा था, जैसे कोई पाप किया हो। रितेश ने दोनों के पैर छुए। खुश रहो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। सुलेखा आपकी बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए हम देखने चले आए। वो इस घर में नहीं आना चाहती। आप अपना ध्यान रखिएगा। रितेश को इंतजार था कि ये तो कुछ सुनाएंगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। जिसने उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की, वही आज तुम्हारे बाबूजी की तबीयत पूछने आए। रितेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। पोस्ट के जरिए नोटिस आया तलाक का। आज उसे देख सच में रितेश की आंखों में थमा हुआ आंसू बाहर आया और वो अपने पिताजी के पैर पकड़कर बहुत रोया। मुझसे गलती हो गई बाबूजी, जाने किस अहम में मैं जी रहा था। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मैंने किसी की कद्र नहीं की। कितना सुनाया उसे, कितना सताया, पर उसने एक उफ तक नहीं की। और आज उसने अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। न अच्छा बेटा बन पाया, न पति, और अब ईश्वर ने मौका दिया एक अच्छा पिता बनने का, तो वो भी मैंने ठोकर मार दी। कैसे समझाऊंगा मैं उसे? मुझ में तो उससे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं है। देर आया सवेर आया, तुझे एहसास तो हुआ। जब माफ़ी मांग ले मेरी बहू से, उसे घर ले आ। वो इतना बड़ा दिल रखती है कि तुझे माफ़ कर देगी, और एक अच्छा इंसान बन। रितेश ने देर नहीं की जाने में। सुलेखा के घर पहुंचा। सबसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। दीदी, जीजाजी आए हैं नीचे। सुलेखा तुरंत नीचे हॉल में भागी। देखा रितेश हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोषी हूँ। आप सबको बहुत दुख दिया मैंने, आपकी बेटी को, और आपने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। सुलेखा को सामने देख घुटने पर आ गया। रितेश, मुझे माफ़ कर दो सुलेखा। मैं समझ गया कि औरत के बिना एक मर्द का जीवन अधूरा है। तुम्हें मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद एक आंसू तुम्हारी आंखों से नहीं बहेगा। मैं तुम्हें अपने बच्चे को लेने आया हूँ। अपने घर चलो, वो तुम्हारा घर है। मुझे एक मौका दे दो। सुलेखा वापस अंदर जाने को मुड़ी। क्या तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? अरे, कपड़े पैक करने जा रही हूँ, साथ चलने के लिए अभी आती हूँ। अरे सुषमा, दामाद जी आए हैं, उनका स्वागत ऐसे करोगी? अच्छे पकवान बनाओ। सबका हृदय देख आज रितेश खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, पर उसने अपनी गृहस्थी को बचा लिया था। दोस्तों, एक मर्द ये भूल जाता है कि वो एक औरत के बिना उसका जीवन पूरा है। उसका अहम हमेशा उससे औरत पर जुर्म कराता है, पर औरत सहनशील की मूरत होती हैं, जो लाखों तकलीफ सहने के बाद भी पिघल ही जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी पत्नी की कदर कीजिए और साथ में प्यार से रहिए।